तो ये जो टेंडेंसी आ गई है हमें कि हमने पुराने का तिरस्कार करना शुरू कर दिया है और दूसरा हम दिखावे में फँसते चले गए। ये टेंडेंसी हमें कब से आनी शुरू हुई? हमारा तो इतना लंबा इतिहास रहा है, हमने इतिहास को ही तिरस्कृत कर दिया। ये जो तुम बोल रहे हो इसकी प्रक्रिया काफी पुरानी है। यानी ये जो बदलाव एक तरह का आया है देश में, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिकता वाला, वो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत 200 125 साल से ये प्रक्रिया शुरू हुई है। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी शुरू हुई जिसमें हम अपने को, और जब मैं अपने कह रहा हूं तो जिस चीज से भी मैं अपने आप को जोड़ता हूँ, मेरे परिवार, मेरी परंपराएं, मेरा समाज, मेरे रीति रिवाज, मेरे काम करने के तरीके, सोचने के तरीके, वर्ल्ड व्यू, ये सारा जो है, ये इसको मैं एक तिरस्कार, एक हीनता की दृष्टि से देखने लगा। ये करीब 200 225 साल, 250 साल के आसपास, मतलब ये समझ लो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ये बात शुरू हुई। उसका उसको समझाने के लिए एक बात बताना चाहता हूँ। 1824 में, मतलब मैं डेट का बहुत वो नहीं हूँ, पर शायद 1824 में बैरकपुर में, कैंटोनमेंट में, कलकत्ते के पास सिपाही लोग रहते थे कैंटोनमेंट में, वहां पे एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, करीब करीब वैसा ही विद्रोह जो मेरठ में हुआ बाद में 1857 में, और बड़े रूप में हुआ, और अंग्रेज काफी घबराए उससे, और इतना घबराए परंतु उन्होंने किसी तरह से उसको काबू में कर लिया, उस विद्रोह को। पर घबराए हुए रहे कई दिनों तक की, क्योंकि वो फिर से इरप्ट न कर जाए। 3 साल के बाद 1827 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि बंगाल में राजधानी थी अंग्रेजों की, वो गवर्नर जनरल था, तो उसने एक चिट्ठी लिखी है लंदन में अपने उच्च अधिकारियों को, जिसमें वो लिखता है कि नाउ देयर इज नथिंग टू वरी, अब घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब संदर्भ वही घटना है 24 वाली, कि नाउ देयर इज नथिंग टू वरी because the educated Indian has started imitating our ways and he is leaving his own ways। वो अपने तौर तरीके छोड़ देके, वो उसका उदाहरण भी देता है। वो बोलता है वो दान दक्षिणा बहुत करते हैं, तो ये दान दक्षिणा देना बंद करके उस बचे हुए पैसे से वो या तो हमारे जैसा बनने में उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं, यानी हमारी नकल करने में, या हमें खुश करने में, हमको एंटरटेन करने में। ये महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि इससे 3 4 बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो ये कि उस टाइम की परंपरा, दान दक्षिणा देने की परंपरा कोई छोटी मोटी परंपरा नहीं, बड़ी परंपरा है। यानी एक अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसमें जा रहा है दान दक्षिणा देने में। वो मंदिरों को जाती हो, मस्जिदों को जाती हो, वो क्या कहते हैं, साधुओं को जाती हैं, फकीरों को जाती हैं, इस तरह से जाती हैं। तो उसको बंद कर दे, और उस पैसे से वो हमारे जैसा, मतलब हमारे इमिटेशन में लग गए और हमारे को खुश करने में लग गए। तो जब जब ये समाज में ये टेंडेंसी व्याप्त हो गई, वो कह रहा मॉडर्न जो एजुकेटेड आदमी है वो ऐसा कर रहे हैं, तो जब ये टेंडेंसी व्याप्त हो रही है एजुकेशन के जरिए, तो वो ये कह रहा है कि ये एजुकेशन इनको अब ये विद्रोह नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं मान लिया है कि हम सुपीरियर रेस हैं, और हम इनके जो तरीके हैं, या हमारे भारतीयों के जो तरीके हैं वो ठीक नहीं है, वो पर उनको छोड़ देना है उचित। इस तरह की एक उस चिट्ठी से ये लगता है। इसको हम लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी है इस बात को, और मुझे लगता है आज तक हम नहीं समझते। अब उस टाइम अंग्रेजों की नकल करते थे, अब अमेरिकनों की नकल करते हैं। वो नकल करने की टेंडेंसी हमारी गई नहीं, और हीनता की बात भी हमसे नहीं गई है। एक सब किसी को भी बुरा लगेगा अगर आप कहेंगे कि आप हीन भावना से ग्रसित हैं, तो अच्छा नहीं लगता।
लेकिन ये हमारे व्याप्त है। ये आप हमारे बड़े से बड़े आदमी से लेके, बड़े मतलब उच्च अधिकारियों से लेके, ऊंचे पदों पे बैठे हुए लोगों से लेके, चाहे वो राजनीतिक पदों पे बैठे हों या अफसरान हों या इंटेलेक्चुअल्स हों या मीडिया के लोग हों, नकल कपड़े से लेके, मैनरिज्म से लेके, विचारों से लेके, हर चीज की नकल। तो ये टेंडेंसी जो है वो वहां से पैदा हुई कि अपनी चीजों को तिरस्कार की दृष्टि से देखना, बिना जाने समझे उसको छोड़ देना। उसके ऑफशूट से धर्म में भी आए ना। आप देखिए जैसे कि वहां पे ब्रह्मो समाज है, उसको अगर स्टडी कीजिए तो कुछ ये प्रवृत्ति वहां भी दिखाई देती है। वो प्रवृत्ति फिर एक तरह से मतलब हम अपने धर्म को साइंटिफिक बनाने में जुटे हुए हैं, आर्य समाज में भी दिखाई देती है। तो ये एक बड़े स्केल पे हिंदुस्तान में हुआ कि हम अपनी चीजों को घटिया मानने लगे, रेट्रोग्रेड मानने लगे, पोगापंथ मानने लगे, इत्यादि इत्यादि। और ये हीनता की भावना गई नहीं है अभी तक। तो ये जो तुम्हारा सवाल जो था वो था कि ये एक बार रिपीट करो कि ये हमें ये तिरस्कार क्यों आ गया? हाँ, पुराने के प्रति अपने 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 के प्रति तिरस्कार आ गया। हाँ, तो ये मतलब ये तिरस्कार इसी से आया कि हमको उन्होंने ऐसा कुछ पट्टी पढ़ाई कि तुम ठीक नहीं हो। और ये एजुकेशन उसके लिए उन्होंने एज ए टूल यूज किया। मतलब मैकॉले की आप हम रोज उसको नाम बहुत बार लिया जाता है इसलिए लेना अब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बार बार सुनते सुनते फिर उस चीज का असर कम होने लगता है। लेकिन अगर आप उसकी मिनट्स पढ़ें वगैरह वगैरह तो वो साफ लिखता है। और खाली वही नहीं है, ये देखिए जैसे एक और आदमी हुआ ना, चार्ल्स ट्रेवेलियन हुआ। वो भी, ये तीनों रिलेटेड है आपस में, विलियम बेंटिक, मैकॉले और ये चार्ल्स ट्रेवेलियन। चार्ल्स ट्रेवेलियन का भी इंटरव्यू होता है पार्लियामेंट में, कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स पे कोई कमेटी है लंदन में, और उसमें ये चार्ल्स ट्रेवेलियन जब वापस 12 साल हिंदुस्तान रह के जाता है 1853 में, तो उसका इंटरव्यू है। और उस इंटरव्यू में वो कह रहा है कि उससे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में कैसी शिक्षा व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये मैकॉलियन पद्धति से जो शिक्षा तो बंगाल में तो शुरू हो गई है और कई जगह शुरू हुई होगी, मद्रास में हुई होगी, लेकिन जो भारतीय परंपरा की शिक्षा वो भी माने खत्म नहीं हुई है, वो भी है। तो अभी तक बहस चल रही है वहां पे कि इसको प्रमोट किया जाए कि इसको प्रमोट किया जाए। हालांकि टेंडेंट ऑलरेडी वो प्रमोट हो रही है अंग्रेजी शिक्षा। फिर ट्रेवेलियन से बात हो रही तो ट्रेवेलियन बोलता देखिए मैं तो कोई शिक्षाविद नहीं हूँ, लेकिन 12 साल हिंदुस्तान में रहा, पहले 6 साल दिल्ली में रहा और लास्ट के अंतिम 6 साल मैं कलकत्ते में रहा। जब मैं दिल्ली में था तो एक भी रात हम लोग चैन की नींद नहीं सोए, क्योंकि रोज हमारी कोई खुफिया एजेंसी से खबर आती थी कि आज फला जगह विद्रोह होने की संभावना है, आज फला जगह से कोई हरियाणा पंजाब से तो कभी यूपी से तो कभी कहीं से, कभी कहीं दिल्ली के चारों तरफ से कहीं ना कहीं से विद्रोह होने की संभावना। और फिर मैं कलकत्ते आया और मैं 6 साल एक दिन हर दिन मैं चैन की नींद सोया। फिर वो वही बात रिपीट करता है जो विलियम बेंटिक बोलता है कि यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी जो है वो अब हमारी नकल करने में लगा। तो जो लोग नकल करने में लग गए वो खाली ऐसी ही नकल थोड़ी ना होती है। आपने किसी चीज को अपने से सुपीरियर माना हुआ है तो, और दूसरी चीज को आपने अपने तौर तरीकों को आपने इंफीरियर माना हुआ है, तो उसका रिजल्ट है कि आप नकल करते हैं। और उसमें ये भी है कि देखिए मैं पहले भी ये अपनी बात हुई है जब मैंने प्रभावित और प्रेरित की बात की थी, तो नकल जो होती है, नकल उसी चीज की हो सकती है जो दिखाई देती है, जो सेंसोरियल है, जो दिखती है, जो टेंजिबल है, जो दृश्य है। वो चाहे आपकी डिग्री हो कि आप मैनेजमेंट कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो भाई ऐसा देखो ये होशियार लड़का है इंजीनियरिंग कर रहा है, तो माँ बाप बोलते तुम भी इंजीनियर बन जाओ, तुम भी डॉक्टर बन जाओ। वो बच्चे की क्या पसंद है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, ये बात को ध्यान में नहीं रखा जाता। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द टाइम्स। आईआईएम में घुसना एक बड़ी बात मानी जाती है तो सब आईआईएम में घुस रहे हैं, आईआईटी में घुसना एक बड़ी बात है तो सब लोग आईआईटी में घुस रहे हैं। उसमें
उस व्यक्ति की अपनी क्या टेंडेंसी है, रुचि क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, इसको ध्यान में नहीं रखा जाता। जो भी ट्रेंड है, तो वो चाहे डिग्री हो, चाहे कोई पद को हासिल करने की बात हो, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे वो गाड़ी घोड़े की बात हो, कुछ भी हो, वो देखा देखी हो रहा है। तो देखा देखी जो होता है वो नकल होती है, देखा देखी जो होता है वो फॉलोइंग द हर्ड वाली मेंटालिटी होती है। और वो समय तय करता है जिस समय में आप है कि इस समय क्या चल रहा है। इस समय जैसे कपड़े की क्या फैशन चल रही है, इस समय कौन सी गाड़ी चल रही है, इस समय किस चीज की ज्यादा। एक जमाने में बंगाल और जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो बंगाल के और साउथ के थे, साउथ मतलब अपने तमिलनाडु के, तो वो लोग सब IAS बनते थे। अब जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जाने लगे, क्योंकि पहले IAS बनना बड़ी बात मानी जाती थी। अब ठीक है IAS बनना भी है, लेकिन और भी चीजें जुड़ गई हैं, तो वो IIT में जा रहे हैं। तो ये सब ट्रेंड जो चलती है उसके हिसाब से होता है। ये प्रवृत्ति मतलब ओरिजिनल थिंकिंग है नहीं, अपनी सोच है नहीं, जो हो रहा है उसको लेकर के चलते हैं, जो चल रहा है। तो ये मैं इसको मटीरियलिज्म से भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका संबंध है, क्योंकि व्हाट इज मटीरियलिज्म? मटीरियल मतलब ही वो जो दिखाई देता है। तो आप ये देख सकते हैं कि हर चीज के दो पक्ष हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने की चेष्टा करता हूं। जैसे दो शब्द मैं लेता हूं, एक तरफ अर्थ, एक शब्द है अर्थ, दूसरा शब्द है शब्द। शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ का संबंध है। अर्थ को इंगित करने के लिए शब्द है। पानी एक शब्द है, वो किसको इंगित कर रहा है? उस वस्तु को जिसको पी के आपकी प्यास बुझती है, या आग आप उससे बुझा सकते हैं, या ऐसी कोई एक वस्तु है, उसका एक अर्थ है, उसके गुण है कि भाई प्यास बुझती है, आग बुझती है, वगैरह वगैरह, ये सब उसके अर्थ हैं। और इस वस्तु को जिसके ये सब अर्थ हैं, उसको आपने एक नाम दिया, पानी या वाटर या जल या नीर। ये नाम है, ये नाम दिया आपने। अर्थ नाम नहीं है। ये नाम जो है ये आप सुनेंगे, आप बोलेंगे, आप लिखेंगे, आप पढ़ेंगे, लेकिन अर्थ को आप समझेंगे। अर्थ जो है वो समझने की चीज है, वो दिखाई नहीं देती है, उसको समझाई जाती, उसको सुनाई नहीं देती है, वो समझना ही पड़ता है। आप डिक्शनरी उठा के भी पढ़ेंगे तो समझना आपको पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे नाम है। एक नाम को अनेक दूसरे अनेक नामों से उसमें इंगित किया गया है, पर समझना आपको पड़ेगा, ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो अर्थ जो है वो सेंसोरियल नहीं है, वो इंद्रियों से परे की चीज है। और शब्द जो है वो इंद्रिय सापेक्ष है। तो ये मटीरियलिज्म इंद्रिय सापेक्ष पैराडाइम है। तो जब आप उसको हावी कर देते हैं इस दूसरे पैराडाइम के ऊपर जो अदृश्य है, जो कि हमारी आधुनिक एजुकेशन ने किया है, जब इसको ही आप प्रगति का, इसको ही आप किसी की योग्यता का, किसी की सफलता का, आप इसी को प्रतिमान मानते हैं, तो होता क्या है कि आपका दिमाग, आपका सोचने का तरीका, आपका परसेप्शन उस असली पैराडाइम जो अदृश्य है उससे हटके इस दृश्य पैराडाइम की ओर चला जाता है। वही मापदंड हो गया। मैं सक्सेसफुल हूं या आप सक्सेसफुल हैं, इस बात उसका उसका निर्णय इस बात से हो रहा है कि आप कितनी बड़ी गाड़ी में बैठे हैं, या आप कौन से पद पे बैठे हैं, या आपके पास कौन सी डिग्री है। तो मैं उससे संचालित होने लगता हूं। मैं ज्ञान से संचालित नहीं होता, मैं डिग्री से संचालित होता हूं। तो ये शिफ्ट हुआ कहीं ना कहीं उस जमाने में, मुझे लगता है ज्यादा। फिर से मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके पहले था, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये बहुत तीव्र गति से अंग्रेजी राज में इसकी स्थापना हुई और ये मटीरियलिज्म की तरफ मुड़ गया। जो देश मटीरियलिज्म
जीरो था या मटेरियलिज्म की वो ऐसा नहीं था, लेकिन जो फोकस था वो कहीं और था। वो फोकस वहां से शिफ्ट होके इधर हो गया। तो जैसे ही यहाँ पे हुआ है इस तरफ दृश्य वाली दुनिया की तरफ, तो ऑब्वियसली उसका उसमें फिर तरीका क्या होता है। आपके पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है, तरीका क्या होगा ये तय करने का कि कौन आगे है कौन पीछे है। कंपैरिजन होगा तरीका, किसकी गाड़ी बड़ी है, किसकी गाड़ी महंगी है, किसकी गाड़ी नहीं है, तो ये कंपैरिजन होता है। तो इसमें तरीका कंपैरिजन है, उसके जो मापदंड हैं वो कोई और तय कर रहा है। एक 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 समय में मापदंड ये है कि आप कितने बड़े घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं या कैसी घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं। दूसरे समय में होगा कैसी गाड़ी में बैठते हैं, कैसे हवाई जहाज में बैठते हैं। एक समय में कि आप हिंदू कॉलेज में जा रहे हैं कि सेंट स्टीफेंस में जा रहे हैं। फिर हो गया कि नहीं साहब आप IIM अहमदाबाद में जा रहे हैं कि IIM कलकत्ते में जा रहे हैं या ऑर्डनरी किसी MIT यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। ये समय समय पे बदलता रहता है, ट्रेंड बदलती रहती है, वो और कोई तय करता है। अंग्रेजी भाषा है, पोशाक है, स्टेटस है, वगैरह वगैरह। तो ये कंपैरिजन और वो मापदंड, मटेरियलिस्टिक मापदंड, ये हुआ। ये आने के बाद हम नकलची बनने लगे, क्योंकि वो जो सेट कर रहा है वो कि कौन सी चीज सक्सेस, किस चीज पे सक्सेस की कंपेयर की जाएगी, वो चीज कोई और निर्धारित कर रहा है। मेरे हाथ से वो शक्ति छीन ली गई है, मैं नहीं निर्धारित करता हूँ, वो कोई और अदृश्य शक्तियां निर्धारित करती है और मैं उसको जाने अनजाने उसको फॉलो करने लगता हूँ। इसी को रैट रेस कहते हैं, यही रैट रेस। हम अब उस चुहा दौड़ में शामिल हो गए, रैट रेस में शामिल हो गए। हमने नहीं तय किए कि कौन सी रेस हम दौड़ेंगे। रेस तय करने वाली, रेस का ट्रैक तय करने की शक्तियां कोई और है। हम नहीं, उसके रूल्स नहीं सेट कर रहे, हम तो सिर्फ दौड़ रहे। तो उसी से फिर ये दिखावा, उसी से फिर ये होड़, कंपैरिजन, ये सब फिर अपने आप होता है।